हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अंशु कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। जहां पे जैसा कि आप सभी को पता है ए सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर किसी भी बच्चे ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा कि जाइए आप पहले लेक्चर 1 को देखिए, फिर ही उसके बाद लेक्चर 2 को कंटिन्यू करिएगा। लेक्चर 1 में हमने सेल की बेसिक सी सारी बातें जान ली थी। जो थोड़ा मोड़ा रह गया था वो आज हम लेक्चर 2 में कवर करेंगे और अपने आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए एक बार नजर मारते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये हमने शुरू भी किया था लास्ट लेक्चर में। हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हमने क्या क्या पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे, और क्या पढ़ा था हमने, सेल वॉल पढ़ा था, और तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो बच्चों न्यूक्लियस पढ़ा था। तो उसी पार्ट को हम एक बार वापस से स्टार्ट करेंगे। और बच क्या गया था उसमें, साइटोप्लाज्म बच गया था और एक सेल ऑर्गेनेली वाला टॉपिक बच गया था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि दिखता कैसा है ये स्ट्रक्चर। हालांकि इसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि एनिमल सेल कैसा दिखता है और एक प्लांट सेल कैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम किस पे बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे तो हमने कंपोनेंट्स ऑफ सेल में जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी वो बहुत ऊपर ऊपर से बात की थी। अब ये जो टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन वाला, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। फिर हम समझेंगे कि जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बोल रहे थे वो क्यों बोल रहे थे, उसमें से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो कैसा हो रहा था। वो दो तरीके का ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, डिफ्यूजन पढ़ेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम ये वाले टॉपिक्स, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सेल वॉल एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल और न्यूक्लियस को भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, सेल। सेल के कंपोनेंट्स। हालांकि ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन इन केस किसी को लास्ट के जो 5-10 मिनट में हमने ये टॉपिक कवर किया था वो नहीं समझ में आया होगा, तो आज वापस से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हमने क्या बोला था कि सेल के कितने कंपोनेंट्स है, टोटल 5 कंपोनेंट की बात किया था। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, दूसरा क्या था हमारे पास, सेल वॉल, तीसरा हमारे पास न्यूक्लियस, फोर्थ क्या था हमारे पास, साइटोप्लाज्म, और फिफ्थ इज सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, ये सेल बनाया था हमने। इस सेल की जो ये बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे थे, पीएम बोल रहे थे। अब ये क्या करता है, ये जो है परमिट यानी अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल। अब मान लो इसके बाहर H2O के मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम 2+ के मॉलिक्यूल्स या मैग्नीशियम 2+ के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या फिर क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्लस प्रेजेंट है। लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। कहने का ये मतलब है कि वो कुछ चीजों को गिन के, फॉर एग्जाम्पल ये सेल जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है वाटर के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर की एंट्री कराएगा और वाटर का ही एग्जिट कराएगा। बाकी ये किसी को भी अपने अंदर नहीं आने देगा और ना ही अपने से बाहर जाने देगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल की सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेल वॉल। सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर था, एक सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट था। फॉर एग्जांपल ये सेल का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है, CW, दैट मींस सेल वॉल, और अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया था कि ये जो रिजिड आउटर लाइंग क्या है, रिजिड आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और ये रिजिड क्यों हो जाता है, ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है, ये रिजिड हो जाता है। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में ये देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका रीजन मैंने बताया था, लेकिन अभी चलो आगे भी इस रीजन को मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा है कि सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ
प्लांट में देखने मिलता है, एनिमल में देखने के लिए क्यों नहीं मिलता है, ये आगे समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या था हमारा, ब्रेन ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। कैसा सा स्ट्रक्चर है ये जो न्यूक्लियस है, उसके बाहर क्या है, एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जैसे ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कितनी लेयर है इसकी, एक लेयर है, इसलिए क्या है ये सिंगल लेयर्ड। फिर सेल वॉल की भी कितनी लेयर है, एक लेयर है। लेकिन ये जो अंदर न्यूक्लियस बैठा है, इस न्यूक्लियस के बाहर क्या है, टू लेयर। टू लेयर का मतलब डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कैसा है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब जैसा कि इसमें दिख रहा होगा, मैंने एक ही लेयर बनाया, एक ऐसी लेयर और रहती है। ठीक है, अब इसमें दिख रहा होगा छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, यानी हैविंग न्यूक्लियर पोर फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, और क्या, क्रोमोसोम। यानी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कैसी है, डबल लेयर्ड है, यानी दो लेयर है। और क्या है, उसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। पोर का मतलब मैंने बताया था, क्या है पोर का मतलब, पोर का मतलब होता है होल्स या फिर ओपनिंग। ठीक है, होल्स या फिर ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्स बोलते हैं। वो प्रेजेंट होते हैं। इस पोर्स के थ्रू ही क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी मटेरियल है जिसे बाहर भेजना है, तो वो इन पोर के थ्रू होगा। अगर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसका बना हुआ है, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म से कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहता है, तो वो न्यूक्लियो पोर के, या क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियर पोर, उसके थ्रू ही एंटर करेगा। या अगर न्यूक्लियस से बाहर आना है साइटोप्लाज्म में, तो वो भी क्या होगा, इस पोर के थ्रू ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेली को नहीं पढ़ पाए थे, तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं। क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या है, इसकी लोकेशन की बात किया। फॉर एग्जांपल ये क्या है, सेल, सेल का कौन सा लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। सेल के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट था, डबल लेयर्ड। चलिए बना लेते हैं उसको। ये क्या हो गई हमारी, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको भी मार्क कर देते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, इसमें क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट, फ्लूइड मतलब लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट जो रहता है सेल के अंदर का, कहां पे, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बनाई है, इसके अंदर वाला जो रीजन है, इसके अंदर वाला जितना भी रीजन है, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला जो रीजन है, ये क्या है हमारा, दिस इज साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। यानी कहने का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर वाला जो रीजन होता है, और कैसा रीजन, फ्लूइड रीजन, यानी लिक्विड पार्ट जहां पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, these are specialized membrane bound part of the cell present in cytoplasm। मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट से, जैसे हमारी बॉडी है, फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। वैसे ही सेल के अंदर क्या होता है, कई सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, सेल, सेल का ये वाला जो लेयर है, इसको क्या बोला हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें मैं सेल वॉल नहीं बना रहा हूं, बार बार यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, उसके बाहर क्या प्रेजेंट है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसमें पोर्स नहीं बनाए हैं, बट पोर्स होते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन, जो ये पूरा ब्लैंक रीजन दिख रहा है, जितना भी, जहां पे कुछ भी नहीं बना है, वो क्या है, वो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ये वाला रीजन क्या था, साइटोप्लाज्म।
प्लाज्म, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म में क्या रहता है कि कई सारे ऐसे अलग अलग तरीके के मान लो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला, ये सारे क्या है, ये सारे जो है वो सेल ऑर्गेनली है। क्या बोलते हैं इसे, सेल ऑर्गेनली, ठीक है। इसको हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला रीजन साइटोप्लाज्म है और ये जो छोटे छोटे से बनाए हैं ये क्या है हमारे पास, सेल ऑर्गेनेली। अब जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है वो कैसे हैं, पहला चीज तो स्पेशलाइज्ड है, यानी कुछ ना कुछ अपना फंक्शन करेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे सेल ऑर्गेनेली एक जैसा ही फंक्शन करें, अलग अलग सेल ऑर्गेनेली अलग अलग फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी एनर्जी बना रहा है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करेंगे। फिर कैसे होते हैं, ये दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब जैसे ये सेल देखा, सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन, नाम देखो मेम्ब्रेन, क्या बोला, मेम्ब्रेन। सेल के बाहर क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर एक लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट है जिसको क्या बोला, सेल वॉल बोला। न्यूक्लियस के बाहर डबल लेयर्ड क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वैसे ही ये जो सेल ऑर्गेनेली है इसके बाहर भी क्या रहता है, एक प्रोटेक्शन के लिए इनके मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेली होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। और ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिनके पास ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। होता कहाँ पे है ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ये तीन चीजें आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में याद रखनी है। कैसा, स्पेशलाइज्ड होता है पहला चीज, कि सेल ऑर्गेनेली अलग अलग सेल ऑर्गेनेली अलग अलग फंक्शन करेंगे। दूसरा क्या था हमारे पास, मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है जिसे हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली बोलेंगे, या हो सकता है कि मेम्ब्रेन ना हो उसमें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। तीसरी बात क्या कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर, ये जो दो इमेज दिख रही है ये क्या है, ये वाली जो पहली इमेज दिख रही है ये आपका है एनिमल सेल, ऐसा दिखता है एनिमल सेल। अंदर से जब इसको कट करेंगे या इसका सेक्शन करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। और ये जो दूसरा है ये आपका क्या है, प्लांट सेल प्रेजेंट है, ठीक है। ये सिर्फ आपको क्या था, एक ओवरव्यू देने के लिए था कि एनिमल सेल कैसा दिखता है और प्लांट सेल कैसा दिखता है। अब एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है कि यही डायग्राम एज इट इज बनाना है, एग्जाम में तो आप अपने तरीके से डायग्राम बनाइएगा, लेकिन जो जरूरी होता है वो होती है लेबलिंग, जो हम आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्या था, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला था हमने, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, क्या बोला, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यानी सेल के बाहर सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे हालांकि लिखना चाहिए था, बहुत सारी बुक्स ये मेंशन नहीं करती हैं, बट ये कैसा होता है, ये लिविंग पार्ट होता है। क्या बोला हमने, लिविंग पार्ट या लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। सेल का सबसे पहला लिविंग स्ट्रक्चर जो इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हमने बोला कि ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, ठीक है। और क्या बोला कि एंड इट सेपरेट्स, क्या करता है, सेपरेट्स सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर के इन्वायरमेंट से बचाता है किसको, अंदर के जो ये सेल का कंटेंट, जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर, अब इसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे, उन सारे स्ट्रक्चर को क्या करता है, सेपरेट। सेपरेट करने का मतलब कि एक बाउंड्री बना करके रखा है बाहर के इन्वायरमेंट में और सेल के अंदर के कंटेंट पे, ठीक है। ये था हमारा पार्ट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तो आउटर कवरिंग है, ठीक है, लिविंग होती है, और क्या बोला, और बोला कि ये क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, सेल के अंदर के कंटेंट को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये खासियत है कि वो कुछ चीजों को सिलेक्ट कर करके अपने अंदर आने देगा और बाकी सारी चीजों को नहीं आने देगा। ठीक है, जैसे कि अब लड़कों का क्या है, फॉर एग्जाम्पल ले लो एक लिए कि लड़कों का क्या है, कहीं भी जाना होता है क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा उठाया पहना चल दिए। लेकिन लड़कियों का क्या है, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होती है कि आज मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी, इसके साथ ये वाले इयररिंग्स जाएंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, अब उसके साथ कौन से मैचिंग शूज जाएंगे, वो सारी चीजें क्या होता है, लड़कियों का काम होता है, यानी सिलेक्ट कर करके पहनना। वैसा ही फंक्शन किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है। ठीक है, सेल का जो ये स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो समझ लो लड़कियों की तरह है कि बहुत सिलेक्ट कर करके सारी चीजों को करेगा। ठीक है, अब क्या करता है ये सिलेक्ट करके, अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, यानी सेल के बाहर कुछ चीजें प्रेजेंट है तो उसको सिलेक्ट करेगा और फिर अपने अंदर आने देगा, और सेल के अगर अंदर कोई चीज है तो उसको सिलेक्ट करेगा और बाहर जाने देगा। एग्जाम्पल बताया था मैंने, फॉर एग्जाम्पल H2O, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सोडियम प्रेजेंट है। अब उसमें से अब मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि ये जो सेल है वो कैल्शियम के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो वो कैल्शियम की एंट्री कराएगा अंदर, और अगर अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है तो उसका एग्जिट कराएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजों को वो अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर आने के लिए और ना तो एग्जिट करने के लिए। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। अब अगर हमने ये चीज बोल दी है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीजों को सिलेक्ट कर करके आने देगा अंदर, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जिन चीजों को वो अंदर आने दे रहा है उनको आने देगा, और जिनको नहीं आने दे रहा है फिर उनको क्या करेगा, वो रोक के रखेगा। क्या बोला, प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, यानी ये जो बाकी H2O, Na+ और मैग्नीशियम बचे थे उनको ये अपने अंदर एंट्री नहीं कराएगा, करने देगा। ठीक है, और ना ही इनकी एग्जिट होने देगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, allows diffusion of substance like carbon dioxide and oxygen। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, गैसेस है। क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब अभी मैं आगे समझाऊंगा, अभी के लिए इस पॉइंट को बस आप एक बार देख लो। क्या करता है, अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को। ये डिफ्यूजन होता क्या है, अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ये डिफ्यूजन जस्ट मैं अगले 2 से 3 मिनट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेम चीज जो है वो आपको 3 पॉइंट में लिख दिया। क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से क्या करता है, पहली चीज की चीजों को सिलेक्ट कर करके सेल के अंदर एंट्री कराएगा और सिलेक्ट कर करके ही एग्जिट कराएगा। अब अगर मान लो सिलेक्टिवली परमिएबल है तो जो चीज एंट्री हो रही है या जिस चीज की एंट्री और एग्जिट हो रही है उसको छोड़ के बाकी सबका क्या करेगा, बाकी सबको अपोज करेगा, यानी प्रिवेंट करेगा उनका मूवमेंट अंदर और बाहर करने से। ठीक है, तीसरी चीज क्या बोल दी हमने, प्रिवेंट की जगह दूसरा टर्म घुसा दिया, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सेम चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है, इट इज मेड अप ऑफ किसकी, लिपिड्स की और प्रोटीन की। लिपिड बायलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है उनका, लिपिड बायलेयर, यानी 2 लेयर ऑफ लिपिड की बनी है और उसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। अगर आपसे कोई इन जनरल पूछता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है तो आपको क्या लिखना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि अभी हम बोल रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है तो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। अब इसके ये 2 तरीके से हो सकता है, पहला हमारे पास आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, होता क्या है ये पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें क्या होता है कि सब्सटेंस जो है वो मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कहां से कहां मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत सारे हैं। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बहुत सारे हैं।
और यहाँ पे आपके पास एक या दो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट। अब क्या होगा कि अब यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका कहाँ जाएगा, इस तरफ, यानी हायर हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहा गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला जो है इसको हमने क्या बोला, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी शॉर्ट फॉर्म में पीटी लिख दे चलेगा। अब ये तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब है जहां पे ऑलरेडी कम प्रेजेंट है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करे जहां पे क्या है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं है, किसी भी चीज के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, सब्सटेंस लिखा है, यानी इस सब्सटेंस में कुछ भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, H2O हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर जा रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल क्या है आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी ये समझो ये क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हमने पढ़ा इसमें क्या बोल रहा है कि एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर अभी तुम्हारे किसी दोस्त का फोन आ जाए कि चलो तो चलना है क्रिकेट खेलने, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, अंदर से कुछ ताकत लगानी पड़ेगी कि अरे यार अभी क्रिकेट खेलने जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जैसे फोन आया वैसे उठोगे, बैट उठाओगे, बॉल उठाओगे और कहा चल दोगे ग्राउंड पे। कोई एनर्जी की जरूरत पड़ी क्या उसमें, नहीं लगी। वो कैसा ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अभी यहीं पे मम्मी आ जाए और कह दे कि बेटा एक सामान ले आओ मार्केट से जाके, तो क्या होगा, अरे यार मम्मी अभी तो लेक्चर देखने बैठा था, अभी तो शुरू किया था, बस अभी तो समझ आना चालू हुआ था। ये सारे बहाने गिनाने लगोगे, उसमें क्या होगा, एनर्जी यूज होगी, उसके बाद भी जाना पड़ेगा तो क्या एकदम थके थके जाओगे कि मन नहीं कर रहा है जाने का, वैसा वाला सा होगा। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यानी एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है एक स्लो मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट होता है। अब क्रिकेट खेलने के लिए तुम्हारे दोस्त ने बुला तो लिया तुम्हें, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अब तुम गए हो खेलने तो आधे घंटे में या 40 मिनट में या 1 घंटे में आ जाओगे। अब तुम गए हो तो आराम से 3-4 घंटा, जब तक 4-5 मैच हो ना जाए तब तक तो वापस लौटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए क्या बोला इसको, स्लो मूवमेंट बोला है। ठीक है, एनर्जी भी वेस्ट नहीं हो रही है और आराम से खेल करके आ रहे हैं, ये हो गया स्लो मूवमेंट। कैसा होता है वो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है। नेक्स्ट, अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या, सामान लाने बोला है, थके थके तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर देख ली कि धूप है, तो अब क्या करें, जल्दी से उठाई गाड़ी, गए और क्या किया, सामान लिया, 2 मिनट में घर में आए, बोला ये लो सामान, हमारा काम खत्म, हम चले सोने। ठीक है, क्या होगा, ये एक रैपिड मूवमेंट होगा, सारा काम क्या होगा, जल्दी जल्दी से होगा। ये किस में आ जाएगा, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। अब लास्ट बात करें तो क्या होता है कि ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, एटम्स होंगे, या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका ही ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पैसिवली करा सकते हैं। पैसिवली कराने का मतलब कि जिसमें एनर्जी भी ना लगे, जो एक स्लो प्रोसेस हो, और क्या बोला हमने इसमें कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाए। ये सारा किसके लिए होगा, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स होगा, यानी बड़े बड़े जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे कहाँ होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे। और क्या बोला, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बातें की हमने। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे थे तब क्या बोला कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या बोला, जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो वो क्या है, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी नहीं लग रही है किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, और एनर्जी रिक्वायर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। स्लो है, प्रोसेस क्या है, स्लो है, या फिर स्लो मूवमेंट होती है किसमें, पैसिव में, और रैपिड मूवमेंट होती है
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर का ही पैसिवली ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। और लार्ज मॉलिक्यूल की जब बात आती है, जब उनका ट्रांसपोर्टेशन कराना रहता है, तब हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए, यूनिफॉर्मली का मतलब कि एक मात्रा में फैल जाए, ऐसा करने के लिए क्या करना होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस काम आता है। ये देखो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। ठीक है, कैसा हो सकता है वो सब्सटेंस, या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। मेजरली सॉलिड और लिक्विड के लिए ही हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, लेकिन उसमें कोई कोई फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड भी होता है। अब कैसे रीजन से, रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, कहा जहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई है वहां से मूवमेंट होगी, कहां पे, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, लेस है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब इस इमेज में देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। डिफ्यूजन का जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी वहां से क्या हुआ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो कहां जाने चालू कर दिए, दूसरे साइड पे, यानी जहां पे क्या था, लेस कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब डिफ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। यानी क्या स्ट्रक्चर है कि दोनों साइड हमें यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिल रही है, यानी कि दोनों साइड एक जैसी मात्रा देखने के लिए मिल रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब क्या है, इन दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वन सब्सटेंस मिक्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस। ये चेंज कर लेना, ये क्या है, सब्सटेंस। सब्सक्रिप्शन की जगह चेंज करिए सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोला कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे क्या है, ये जो छोटे छोटे बने हैं ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होते हैं, और क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मान लो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स है। किसके, शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये जो पूरा कंटेनर में भरा हुआ है ये क्या है, ये मान लो H2O है। अब H2O ऐसा तो नहीं है कि H2O सिर्फ पानी है, H2O के भी छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंट होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जब डिफ्यूजन प्रोसेस होगा तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वो वाटर के साथ कंबाइन करने लगेंगे, यानी मिक्स होने लगेंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन समझ में आया सबको। डिफ्यूजन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस की मूवमेंट होती है। सब्सटेंस कैसा, या तो सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस हो सकता है। कहां से, रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से एक लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। और ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक तरीका क्या क्या है, प्रोसेस। ऑस्मोसिस इज द पैसेज या फिर पासेज ऑफ वाटर, क्या बोला, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑस्मोसिस में हम स्पेशली किसकी बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं। डिफ्यूजन में हम तीनों चीजों की बात कर रहे थे, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जब हम ये टर्म ऑस्मोसिस टर्म यूज करेंगे तब हम किसकी बात कर रहे होंगे, लिक्विड की बात करेंगे। अगर कोई आपसे बोलता है कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, इज द पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस, किसके अक्रॉस, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो एक चीज मैं आपको पहले समझा देता हूं, इसी स्लाइड पे आते हैं। अब हमने देखा
कि डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस था उसमें भी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं और गैस की बात कर रहे हैं, यानी डिफ्यूजन में भी हम लिक्विड की बात तो कर ही रहे हैं और ऑस्मोसिस में भी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस बताता हूं आपको। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन में आपको यहाँ पे हमने, चलो CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, क्या बोला, मल्टीपल CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां से ये कहा जा रहा है ऐसी तरफ या फिर ऐसे रीजन में जहां पे क्या है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ये क्या है, ये हमारा रीजन है जहां पे, ये कौन सा रीजन है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन जहां पे क्या है, हाई है, और ये वाला जो रीजन है वो क्या है, यहाँ पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो है, लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। और ये क्या, ये सारी चीजें कहाँ होती है, एक सेल में। मान लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है किसका, CO2 का, और ये इसी मॉलिक्यूल में इस रीजन से इस रीजन पे जा रहा है जहाँ पे क्या है, CO2 का अमाउंट जो है कम है। यहाँ पे मान लो 2 CO2 है और यहाँ पे क्या है, एक ही CO2 है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे गया तब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब ऑस्मोसिस में खास बात क्या होती है, ऑस्मोसिस में खास क्या है कि यहाँ पे मान लो CO2 के मॉलिक्यूल्स कई सारे प्रेजेंट है। ऑस्मोसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, मान लो ये सेल है, अब इस CO2 को जाना है इसके अंदर, ठीक है, जहां पे CO2 का जो अमाउंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, तो क्या बोलेंगे इसे, ऑस्मोसिस। ये क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस में एक डिफरेंस बस ये है कि ये जो CO2 है वो किसको पास करके जाएगा, एक मेम्ब्रेन को, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के लिए इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं जा रहा होगा तो वो सिंपल क्या हो गया, डिफ्यूजन। लेकिन अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा रहा होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। समझ आया, चलिए देखते हैं एक बार ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस, क्या लिखा, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम अ सॉल्यूशन विथ, कहां से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन विथ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं हम, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। वाटर क्या है, लिक्विड। अब दो टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दो टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं। अभी तो सर आपने हमें पढ़ा दिया पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी दो पार्ट बता दिए, जिसमें एक डिफ्यूजन आ गया, एक ऑस्मोसिस आ गया। फिर अब आप कह रहे हो कि ऑस्मोसिस के भी दो पार्ट होते हैं, अब क्या करें, है तो है। चलिए देखते हैं ऑस्मोसिस के दो पार्ट, एक क्या होता है, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट जो है वो एंटर करता है इनटू द सेल। यानी कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा सेल है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जब इस सेल के अंदर एंट्री करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक तो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल जब एंटर कर रहा है तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारी सेल के बाहर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है कि नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये वाटर एंटर कर रहा है किसके थ्रू कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है, इसलिए हम इसको ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। और जब कोई भी सब्सटेंस या स्पेशली जब वाटर जो है क्या करता है, बाहर से अंदर की तरफ एंट्री करता है, सेल के अंदर एंट्री करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब जब एक सेल के अंदर
कंटिन्यू वाटर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, तो वो सेल क्या करेगा, सेल मोटा हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल जो है स्वेल कर जाएगा, यानी सेल की स्वेलिंग यानी फूल जाना, सूजन आ जाना। जैसे कभी मधुमक्खी ने काटा होगा तो काटने के बाद क्या होता है, वहां पे एक बड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है, ठीक है। वैसे ही सेल में जब वाटर की एंट्री होगी अंदर की तरफ तो उस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे, और वो सेल क्या करेगा, वो स्वेल कर जाएगा यानी फूल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस का पास हमारे पास, दैट इज एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट जो है मूव करते हैं आउट ऑफ द सेल, यानी एंडोऑस्मोसिस का उल्टा। एक याद रख लो, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। एंडोऑस्मोसिस याद रख लो, एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, सेल स्वेल कर जाती है। तो एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस का मतलब कि सेल जो है वो क्या करेंगी, वो बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है। यहाँ गलती से ये मिसप्रिंट हो गया, दोनों जगह पे एंडोऑस्मोसिस आ गया है, आपको एक इसको काट करके क्या करना है, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस, एंडो का मतलब ही है अंदर की तरफ आना, इनसाइड मूवमेंट, ठीक है। और एक्सो का मतलब है आउटसाइड मूवमेंट, एंडो का मतलब इनसाइड मूवमेंट और एक्सो का मतलब आउटसाइड मूवमेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा आउट ऑफ द सेल। अब अगर एक सेल में से जितना भी कंटेंट है उसका या जितना भी वाटर है, अगर वो हम निकाल लें तो वो क्या होगा, सूख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, अगर उसको पानी दे रहे हो तो वो प्लांट क्या रहेगा, लिविंग फॉर्म में रहेगा, जिंदा रहेगा, सही से सारी फंक्शनिंग होगी उसके अंदर। लेकिन उस प्लांट को बिना पानी दिए अगर हम धूप में रखेंगे तो प्लांट में लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, सबको पता है ये चीजें। अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं कि प्लांट की लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिसके ओपनिंग और क्लोजर से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नाम का प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब कि वाटर जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम एक प्लांट को धूप में रख देते हैं, ठीक है, कड़ी धूप में रख दिया तो, और उसमें हम पानी वगैरह कुछ भी नहीं देंगे कुछ दिनों तक, तो उस प्लांट में क्या होगा, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो चलता रहेगा प्लांट में। तो जब प्लांट में स्टोमेटा ओपन होगा तो वाटर लॉस होगा, और थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि प्लांट से सारा का सारा पानी तो निकल जाएगा, तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा। इसी तरह सेल में होता है, सेल से जब वाटर कंटेंट जब निकाल लोगे तो सेल क्या कर जाएगा, सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, यानी सेल कैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा, ठीक है। समझ में आया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस एक पैसेज है वाटर का जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जाते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। दो टाइप के होते हैं ऑस्मोसिस, एक होता है एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ आएंगे अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको और सेल क्या है, स्वेल कर जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। फिर एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर से बाहर की तरफ चले जाएंगे और सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। हालांकि मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस समझा दिया है, बट एक बार चलिए इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है डिफ्यूजन का, पहला पॉइंट कह रहा है इट इज द फिनोमिना ऑफ मूविंग पार्टिकल फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो सब्सटेंस है वो कैसा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से जाता है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पहुंचता है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस भी एक ऐसा ही फिनोमिना है जिसमें मूविंग पार्टिकल जो है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक पॉइंट जरूरी है, वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके थ्रू जाएगा, कहां से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ, एक सेकेंड, फ्रॉम अ रीजन ऑफ, यहाँ पे चेंज कर लेना, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन,
सॉरी, अच्छा ये सॉल्यूट के टर्म्स में बात हो रही है। क्या बोला हमने कि फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू मोर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे किसके टर्म में बात कर रहे थे हम लोग? सॉल्वेंट के टर्म में बात कर रहे थे। सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या डिफरेंस होता है? सॉल्यूट यानी एक मान लो कि एक मिक्सचर है वाटर का और शुगर का। क्या किया हमने? शुगर सॉल्यूशन बनाया। अब जो वाटर है वो क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, और उसमें जो हम मिला रहे हैं यानी शुगर जो हम मिला रहे हैं वो क्या है? हमारा हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में रहता है बेसिकली उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। यहाँ पे जो हमने ऑस्मोसिस देखा, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, वो हमने सॉल्वेंट के टर्म्स में देखा, और यहाँ पे जो हम डिफरेंस में बात कर रहे हैं वो क्या है? हम लोग सॉल्यूट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। यानी अगर हम सॉल्वेंट के टर्म में देखेंगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर अगर हम सॉल्यूट के टर्म में देखेंगे तो लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। आप दोनों में से कोई भी याद कर लो चलेगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो भी चलेगा। लेकिन आपको ये चीज नहीं बोलनी है कि ऑस्मोसिस का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब डिफ्यूजन किस में होता है? लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है। मेजरली लिक्विड और गैसेस लिखते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि सॉलिड के लिए भी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, पहले बता दो। मेजरली किसके लिए होता है डिफ्यूजन? लिक्विड और गैसेस के लिए होता है। और ऑस्मोसिस किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए होता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन जो है उसमें क्या है कि नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। हमने डिफ्यूजन में क्या देखा था कि ये CO2 यहाँ पे ज्यादा थे, वहां से CO2 क्या चले गए? दूसरी जगह चले गए। इसके बीच में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी? नहीं प्रेजेंट थी। इसलिए क्या बोला कि नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये अगर यहाँ पे CO2 है तो इसको अगर उस साइड जाना है तो इसके लिए क्या रहेगा? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये जो बनाई है वो जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ वाटर ही हो, यहाँ पे कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है। डिफ्यूजन में कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है। और ऑस्मोसिस में क्या है कि वाटर इज द मेन सॉल्वेंट दैट मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर। यानी अगर हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे और उसमें भी सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे? वाटर के बारे में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है? द फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ऑल डायरेक्शन। यानी डिफ्यूजन में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन सेट नहीं है कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो किसी भी ऑल डायरेक्शन में पॉसिबल है। क्या बोला? द फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में डिफ्यूजन पॉसिबल है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स अकर इन वन डायरेक्शनल ओनली, यानी यूनी डायरेक्शनल होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? सारे डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट जो है वो जरूरी है, जो कि मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, क्योंकि ये डिफरेंस आपने आगे नहीं पढ़ा है, ये डिफरेंस बस यहीं पे आया, तो इस डिफरेंस को याद करना जरूरी है। क्या कि डिफ्यूजन में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसका मूवमेंट हो रहा है वो सारे डायरेक्शन में हो सकता है, और ऑस्मोसिस में सिर्फ एक डायरेक्शन यानी यूनी डायरेक्शनल में होगा। अब क्या बोला कि ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, इसमें सारे टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इन द सॉल्यूशन कैन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पता है, ये सारी चीजें तो बताया, ऊपर भी बताया पीछे भी बताया। क्या कि कोई भी तरीके का सब्सटेंस हो सकता है, मूव कहां से कहां तक करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारे पास देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सब्सटेंस, कहां से? फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट के टर्म्स में लिखा है, इसलिए क्या बोला? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे भी लिख सकते हो वही सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला कि डिफ्यूजन कैसा फिनोमिना है? एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी उसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप हो जाता है। और क्या बोला? दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। अगर डिफ्यूजन एक बार स्टार्ट हो गई है तो जब तक उसमें यूनिफॉर्मिसिटी नहीं आ जाती,
यानी वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो जाता है, तब तक उसको रोक नहीं सकते हैं। ऑस्मोसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस दैट कैन बी स्टॉप्ड, यानी ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है। वी कैन रिवर्स इट बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मान लो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, इस साइड पे कुछ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और इस साइड पे हमारे पास खाली कंटेनर पड़ा हुआ है, और बीच में क्या लगाई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं बना के इसको डायग्रामेटिक व्यू में थोड़ा सा। ठीक है, ये समझ में आ गया था, इसको करते हैं इरेज अभी के लिए। ठीक है, अब मान लो कि क्या होता है, ये कंटेनर है आपका, ठीक है, जहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कई सारे। ठीक है, ठीक है, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये क्या है हमारे पास, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, ये बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस साइड वाटर के क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और इस साइड कंटेनर जो है खाली है। इसके ऊपर क्या लगा है, मूवेबल पिस्टन लगा है, यानी एक ऐसा गेट टाइप का मान लो, या जिसे हम दबाएंगे तो वो नीचे की तरफ मूव होगा और प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, अब मान लो अभी के लिए हम इस पे कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर, तो आराम से हायर कॉन्सेंट्रेशन से ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये वाला क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट क्या करेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब मान लो ये प्रोसेस कौन सा है, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को अगर हमें रोकना है तो हम इसको किसी भी टाइप पे रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, मान लो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, ऑस्मोसिस का बढ़िया प्रोसेस चल रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर जो है वो मूव कर रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जब हमें इसे रोकना रहेगा तो हम ये जो पिस्टन है ना, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, इस पे फोर्स जनरेट करेंगे। जब फोर्स जनरेट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या करेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब इस फोर्स की वजह से या इस प्रेशर की वजह से ये जो ट्रांसफर हो रहा था वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। यानी कैसा आ जाएगा, एक ऐसी कंडीशन जहां पे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। यानी हमने ऑस्मोसिस को क्या कर लिया, स्टॉप कर लिया। डिफ्यूजन को स्टॉप कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन हम लोग ऑस्मोसिस को स्टॉप कर सकते हैं। अब अगर हमें मान लो कि रिवर्स ऑस्मोसिस करनी है, यानी इसको रिवर्स कराना है, यानी हमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो इस स्टेट पे हमारा वो कंडीशन आ गया है जब हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑस्मोसिस को स्टॉप कर चुके हैं। लेकिन जब हम इससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी इस पिस्टन को और नीचे मूव कराएंगे, तो क्या होगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट थे, अब यहाँ से वापस कहाँ आने लगेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आने लगेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जब हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आने लगता है तो हम लोग इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, एक ऐसा फिनोमिना जहां पे वाटर के मॉलिक्यूल या मेनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जब हम एक्सटर्नल, इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से जब हमारा ऑस्मोसिस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगे, तब हम उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इतना समझ में आया क्या सबको, समझ में आया इतना, ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, एडिशन ऑफ इंक इन वाटर, पानी में इंक को मिला दो, लीड्स टू द कलरिंग ऑफ द वाटर। जब पानी में इंक मिलाएंगे तो उसमें क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो किसके साथ मिक्स हो गए हैं, वो इंक के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो गए हैं, और उस वाटर का कलर जो है वो जो भी इंक का कलर है वैसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर की इंक अगर हम
वाटर में मिलाएंगे तो उस वाटर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और इसमें हमने पढ़ा ही था कि मिक्सिंग होती है, एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या होती है, मिक्सिंग होती है। ये क्या है, डिफ्यूजन का एग्जांपल। अब ऑस्मोसिस का एग्जांपल क्या है, जब आरबीसी स्वेल अप हो जाए व्हेन एक्सपोजर टू वाटर। जब एक आरबीसी, क्या बोला, आरबीसी सेल को हम वाटर में रखेंगे तो वहां पे क्या प्रोसेस होगी, एंडो ऑस्मोसिस। वाटर एंटर करेगा किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, और वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप यानी फूल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और आरबीसी क्या है, आरबीसी भी तो एक सेल है ना भाई, आरबीसी क्या है, आरबीसी भी एक सेल है, उसमें भी बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसके अक्रॉस जब वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि वो कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ये इसका डिफरेंस और एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। कैसा, पहला होता है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा क्या है हमारे पास, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहला क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपर वर्ड देखो क्या है, पहला वर्ड हाइपरटोनिक, फिर दूसरा क्या है, आइसो, फिर तीसरा इज, ठीक है। हाइपरटोनिक कहने का मतलब कि हायर सॉल्यूट आउटसाइड। सॉल्यूट के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं इसमें, यानी एक सेल है, मान लो क्या है, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल में क्या है, मान लो ये किसका सेल है, आरबीसी का सेल है, ठीक है। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, वाटर जो कहाँ है, हायर वाटर इनसाइड, यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्या बोला, आरबीसी के अंदर वाटर जो है वो प्रेजेंट है। अब क्या बोला, हायर सॉल्यूट बाहर है, सॉल्यूट की मात्रा कहाँ ज्यादा है, बाहर की तरफ, अंदर क्या ज्यादा है, वाटर ज्यादा है। और वाटर क्या करेगा, अब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से सॉल्वेंट जो होगा वो कम होगा, और अंदर की तरफ क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है यानी वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो सॉल्यूट जो है वो कम होगा। अब मैंने क्या बताया था, सॉल्वेंट की टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। यानी वाटर जो है वो आरबीसी में से निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। समझ में आया, कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। इसलिए क्या लिखा कि वाटर मूव्स आउटसाइड, और क्या बोला, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, यानी सेल जो है वो पिचक जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सॉल्यूट जो है वो बाहर ज्यादा है और सॉल्वेंट जो है वो अंदर ज्यादा है, और बात किसके टर्म्स में कर रहा है, सॉल्वेंट के टर्म्स में कर रहा है। मूवमेंट कहाँ हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लेकर के लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तक, और सेल क्या कर गया, श्रिंक कर गया, ठीक है। हाइपो, उसके बाद आता है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, यानी सेम रहेगा इसमें क्या चीज, हमारा पूरा का पूरा कंटेंट, यानी इक्वल सॉल्यूट बाहर पर प्रेजेंट होंगे, इक्वल वाटर प्रेजेंट होंगे अंदर की तरफ भी, यानी ये सेल है, ये आरबीसी का सेल है, जितना सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है, मान लो इसमें सॉल्यूट है 10 सॉल्यूट्स प्रेजेंट है इसके अंदर, तो बाहर भी क्या प्रेजेंट होगा, 10 सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। मान लो इसमें बाहर की तरफ 20 सॉल्वेंट है, तो अंदर की तरफ भी क्या होगा, 20 सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। इसमें इसलिए क्या होता है, नो नेट मूवमेंट। जब यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब कि डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम, ऐसा डिफरेंस जब रहता है तभी क्या होगा, मूवमेंट होगी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे बाहर भी उतना ही प्रेजेंट है और सेल के अंदर भी उतना ही प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसलिए ये कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हायर सॉल्यूट इनसाइड, यानी ये क्या था हमारा, आरबीसी था, आरबीसी के अंदर क्या है, हायर सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट जो है यहाँ पे ज्यादा है, और हायर वाटर यानी सॉल्वेंट जो है वो कहाँ है, अगर सॉल्वेंट बाहर ज्यादा है, बाहर की तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्यूट जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा इससे,
ठीक है। और अगर अंदर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वापस से हम किसके टर्म्स में देखेंगे, सॉल्वेंट के टर्म्स में देखेंगे। सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है, बाहर ज्यादा है सॉल्वेंट, और अंदर जो है सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट जो है उसका मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। ठीक है, कहाँ हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि वाटर मूव्स इन, और हाइपो में क्या हो गया, जब सेल के अंदर पानी भर गया तो क्या हो गया, सेल स्वेल कर गया, सेल जो है वो फूल गया, इसलिए हमने क्या बोला, सेल स्वेल्स अप। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में 3 सॉल्यूशन पढ़ा हमने। पहला सॉल्यूशन क्या था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूट कहाँ पे ज्यादा था, सॉल्यूट हमारा कहाँ ज्यादा था, बाहर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा था और वहां पे सॉल्वेंट कम था। सेल के अंदर क्या देखा कि वाटर या फिर सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा था और बाहर की तरफ कम था, इसलिए मूवमेंट कहां से हुआ, अंदर से बाहर की तरफ। वाटर मूव्स आउटसाइड और सेल क्या कर गया, श्रिंक कर गया। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब सेम, इसलिए इक्वल सॉल्यूट रहता है बाहर और अंदर। यहाँ पे भी 10 सॉल्यूट, अंदर भी 10 सॉल्यूट। सॉल्वेंट या फिर वाटर, बाहर भी सेम सॉल्वेंट, अंदर भी सेम सॉल्वेंट, इसलिए कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिख लो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज नो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस किसमें, डिफरेंस इन, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या बोला, कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहे हैं यानी हम किसके बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट की, डिफरेंस की। फिर उसके बाद अगर हम इसमें मान लो बोलते कि प्रेशर ग्रेडियंट, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर के बीच में डिफरेंस की। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए हमने क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का है। एंडोसाइटोसिस हमने देखा यानी इनसाइड, अंदर की तरफ मूवमेंट होना, और एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट। एंडो का मतलब होता है इनसाइड मूवमेंट और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड मूवमेंट। ठीक है, साइटोसिस कहने का मतलब है प्रोसेस रिलेटेड टू, प्रोसेस रिलेटेड टू सेल। सेल से रिलेटेड अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसको साइटोसिस बोलते हैं। और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, यानी इनसाइड मूवमेंट सेल में हो रही है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। और एक्सोसाइटोसिस कहने का मतलब आउटसाइड मूवमेंट अगर मतलब सेल में हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होता है तुम्हारा, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स, ये जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाएंगे सेल के, और एक वेसिकल, वेसिकल का मतलब क्या है, एक राउंड सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएंगे तो उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। और जब यही वेसिकल बर्स्ट आउट होकर के या फिर सेल मेम्ब्रेन की वॉल के पास जाकर के बाहर की तरफ चला जाए, ठीक है, मूवमेंट कैसे हो, इन टू आउट, यानी ये बाहर की तरफ और ये क्या है, अंदर की तरफ। अगर इनसाइड से आउटसाइड रीजन में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अगर वही बाहर से अंदर की तरफ आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि आज काफी हो गया है लेक्चर में। बाकी हम सेल वॉल और फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, सेल वॉल बच गया था, न्यूक्लियस बच गया है,
आज के 2 टॉपिक बच गए हैं, कोई नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने ये वाले सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। कंपोनेंट्स ऑफ सेल हमारा कंप्लीट हो गया, सेल स्ट्रक्चर हमने देख लिया ओवरव्यू, आगे इसकी डिटेल बात करेंगे ही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में पढ़ लिया, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, ऑस्मोसिस पढ़ लिया, डिफ्यूजन भी पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ लिया। 2 टॉपिक बच गए हमारे पास, सेल वॉल एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल और न्यूक्लियस। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चलेंगे ताकि आप लोग पर भी एक प्रेशर ना आए। ठीक है, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हो कि सर में दर्द होने लगता होगा, तो कोई नहीं, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे आगे का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऐसे ही सारे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।